ठीक है, फिर चलो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आज पढ़ते हैं फिर टेंशन ऑफ स्ट्रिंग। आगे बहुत बातें हो चुकी हैं, है ना। एफबीटी हमने सीख लिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सीख लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे टेंशन इन अ स्ट्रिंग, मतलब रस्सी में टेंशन कैसे आता है, बहुत आपने सुना है ना। तो टेंशन आपको फिजिक्स में लगाना है, टेंशन को सॉल्व करना है, टेंशन लेना नहीं है, सबसे पहली बात है। तो सबसे पहली बात ये कि टेंशन लेना नहीं है, टेंशन सॉल्व करना है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो एकदम सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं कि टेंशन आता कैसे, कैसे कॉन्सेप्ट बना कि टेंशन भी होता है ना। कैसे कॉन्सेप्ट बना, जैसे मान लेते हैं एक हमारा कोई सपोर्ट है ऊपर और यहां से मैंने एक रस्सी लटकाया, रस्सी लटकाने के बाद एक ब्लॉक मैंने इसे ज्वाइंट कर दिया, इससे मैंने एक ब्लॉक ज्वाइंट कर दिया जिसका मास कुछ भी था, मान लेते हैं 2 kg, जिसका मास कितना था 2 kg। अब हम जानते हैं धरती माता का प्यार बहुत अहम है ना। बच्चा चाहे लायक हो चाहे नालायक हो, मां अपने बच्चे से हमेशा प्यार करती है। तो दुनिया में उसी तरीके से जितनी भी बॉडी रहेंगी, हमारी जो धरती माँ है, वो धरती माँ हर बॉडी पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, प्यार करता है, अट्रैक्ट करता है एट ईच एंड एवरी बॉडी, है ना। हर बॉडी पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगता है, ये आप जानते हैं, जिसकी वैल्यू आप जानते हैं कितनी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू द m इंटू में g विच इज एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन बॉडी, मतलब मास ऑफ द बॉडी इंटू में एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात भी तो कर चुका हूं कई बार मैं इस पर, एबीडी में बात किया गया था इसका, है ना। तो ध्यान से अगर आप देखें तो इस पर भी mg लगेगा, मां का प्यार। तो mg लगेगा, mg किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, और इसका मास कितना है 2, g की वैल्यू 10 होती है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 न्यूटन। सोच के देखो, थोड़ा दिमाग लगा के देखो, सोच के देखो कि अगर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मतलब 20 न्यूटन के फोर्स से धरती मां अगर 2 kg की बॉडी को नीचे की तरफ खींच रही है, तो ये बॉडी तो नीचे नहीं आ पा रही। कौन है जो इस 2 kg के बॉडी को रोक के रख रहा है, तो आपने स्ट्रिंग तो लगाया है ना। स्ट्रिंग ही है जो इस 2 kg की बॉडी को रोक कर रख रहा है। धरती मां इसे खींचना चाह रही थी, इस पे 20 न्यूटन फोर्स नीचे लग रहा था, लेकिन ये रस्सी कह रहा था मैं तुमको नीचे नहीं जाने दूंगा। ये रस्सी क्या कह रहा है, मैं तुमको नीचे नहीं जाने दूंगा, मैं तुमको नीचे नहीं जाने दूंगा। ये कब हो सकता है, जब ये रस्सी भी ब्लॉक पर ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लगा रही। तो जो रस्सी फोर्स लगा रही, मतलब यहां से समझ में आता है, अच्छा रस्सी भी फोर्स लगा रही, क्योंकि इस पर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो रस्सी को तोड़ के नीचे आ जाना चाहिए था अगर रस्सी फोर्स ना लगाता तो। लेकिन इस पर 20 न्यूटन लग रहा है, इसके बावजूद ये रस्सी टूट नहीं रही है, ये ब्लॉक नीचे नहीं आ पा रहा है। इसका मतलब रस्सी ने फोर्स लगाया उस 2 kg की ब्लॉक पर, और कितना लगाया 20 न्यूटन ही लगाया होगा, और ऊपर के डायरेक्शन में लगाया होगा। तो जो रस्सी ने फोर्स लगाया इस ब्लॉक पर, इस ब्लॉक को रोकने के लिए, दैट इज बेसिकली नया नाम दिया गया लोगों के द्वारा, जिसे हम क्या बोलते हैं, टेंशन। तो टेंशन यहाँ पे कितना है 20 न्यूटन, इसे टी से दिखाया जाता है। टेंशन में कैपिटल टी है सबसे पहले है, तो उसी के नाम से कैपिटल टी से टेंशन को दिखाया जाता है। तो ये छोटी सी झलक थी कि हाँ टेंशन दिमाग में आया कैसे, लोगों को दिमाग में आया कैसे, कैसे टेंशन आया, कैसे टेंशन लगता है। इसका मतलब जब कभी भी रस्सी होगा तो टेंशन होगा, टेंशन लगेगा भाई साहब। मतलब कहने का मतलब इट्स जस्ट अ फोर्स है भाई ये, है ना। इसे ऐसे मत पढ़िएगा कोई नया टाइप का, नहीं, ऐसे समझिएगा कि फोर्स है। टेंशन को टेंशन की तरह नहीं पढ़ना है, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, टेंशन को सॉल्व करना है। देखो मैंने कैसे सॉल्व किया 20 न्यूटन। तो ध्यान से अगर आप देखें तो टेंशन के बारे में बात कर लेते हैं, टेंशन इन ए स्ट्रिंग। तो सबसे पहली चीज, किताबों में कुछ एजम्पशंस लिए रहते हैं, हम भी कुछ एजम्पशंस लेंगे। हम भी क्या लेंगे, एजम्पशंस लेंगे। वो क्या एजम्पशंस लेंगे, ध्यान से अगर आप देखें तो स्ट्रिंग के बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए, जो हम स्ट्रिंग पढ़ेंगे वो कैसी होनी चाहिए भैया। तो स्ट्रिंग पहला मासलेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मासलेस। दूसरा इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, मतलब लचीला नहीं होना चाहिए, खिंचाव नहीं होना चाहिए स्ट्रिंग में। रिजिड होना चाहिए स्ट्रिंग, क्या बोला, रिजिडनेस। स्ट्रिंग में कैसा होना चाहिए, स्ट्रिंग में जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो रिजिडनेस का प्रॉपर्टीज होना चाहिए। कहने का मतलब ये, स्ट्रिंग के कभी भी 2 पॉइंट्स का सेपरेशन कभी भी चेंज नहीं होगा।
स्ट्रिंग का लेंथ कभी भी चेंज नहीं होगा। उस स्ट्रिंग पर फोर्स लगाओगे तो उसका लेंथ कभी भी चेंज नहीं होगा। हम ऐसा रस्सी पढ़ेंगे, है ना। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, चेंज इन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज जीरो। उसका मतलब हुआ क्या, इनएक्सटेंसिबल इंग्लिश में बोल देते हैं, या फिर रिजिडनेस, है ना। तो हम क्या पढ़ेंगे, स्ट्रिंग के बारे में हम दो चीजें याद रखेंगे कि स्ट्रिंग हमारा कैसा होना चाहिए, स्ट्रिंग हमारा मासलेस होना चाहिए, स्ट्रिंग हमारा रिजिडनेस होना चाहिए, मतलब दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन कभी चेंज नहीं होना चाहिए, उसका लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए, अर्थात इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए, मतलब लचीलापन नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। तो टेंशन हुआ क्या, टेंशन इट इज अ फोर्स, है ना, इट इज अ फोर्स। तो मैं इसे क्या बोलता हूं, मैं इसे बोलता हूं इट इज नथिंग बट एक्स्ट्रा जनरेटेड फोर्स, एक्स्ट्रा जनरेटेड फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स of string. It is extra generated force between the molecules of the string, है ना। कैसे हुआ, क्या हुआ, आइए समझते हैं क्या है। टेंशन की बातें करेंगे पूरी की पूरी, है ना। उसके बाद आज मैं बहुत थक गया हूं, तो कल इसके आगे लिया जाएगा, है ना, काफी देर से पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान से अगर आप देखें तो एक्स्ट्रा जनरेटेड फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्ट्रिंग, इसको पूरा बता के खत्म करता हूं यहीं पर। तो ध्यान से अगर आप देखें, सुनते रहे 10-5 मिनट सुनते रहे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ध्यान से अगर आप देखें तो ये एक्स्ट्रा जनरेटेड फोर्स कहां से आया बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्ट्रिंग। तो मान लेते हैं, एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लेते हैं ये आपका क्या है, एक सपोर्ट है जिससे एक स्ट्रिंग बांधा गया है। ये मान लेते हैं ये आपका स्ट्रिंग है, ये बांधा गया, ठीक है जी। तो अगर ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के ढेर सारे मॉलिक्यूल्स भी तो होंगे दुनिया में। हर बॉडी, किसी न किसी बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर बना है। अब वो छोटा पार्टिकल्स क्या है, बॉडी है, तो बॉडी के बाद मॉलिक्यूल्स आएगा, मॉलिक्यूल्स के बाद एटम आएंगे, एटम के बाद इलेक्ट्रॉन आएगा, प्रोटॉन आएगा, न्यूट्रॉन आएगा। ये सब तो मिलकर बने हैं। दुनिया का हर एक बॉडी इसी सब चीज से मिलकर बना है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। तो मॉलिक्यूल के अंदर जाओगे तो एटम मिलेगा, एटम के अंदर जाओगे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और अंदर चलेगा तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिल जाएगा, है ना। तो ये सब चीजों से ही दुनिया की हर चीजें मिलकर बनी हुई है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो अगर ये स्ट्रिंग है तो इसके ये मॉलिक्यूल्स हैं और ये मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। हाँ सर, लग तो रहा होगा। कौन से नेचर का फोर्स होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अभी मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जैसे ही, ध्यान सुनना मेरी बात, जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा बाहर की तरफ, मतलब खींचने के लिए स्ट्रिंग को, एक्सटर्नल फोर्स, क्या बोला, जैसे ही मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा स्ट्रिंग को खींचने के लिए, क्या ये पॉइंट कभी भी आगे जाएगा? तो आंसर है नहीं, ये पॉइंट कभी भी आगे नहीं जाएगा, क्योंकि हमने स्ट्रिंग को क्या माना है बेटा, स्ट्रिंग को हमने माना है इनएक्सटेंसिबल। ध्यान से सुनना, तुमको समझ में आ जाएगा स्ट्रिंग क्या होता है ना, टेंशन कैसे आता है। तो स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग है तो वो इनएक्सटेंसिबल है, मतलब दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं है। अगर एक पॉइंट हमने ये मान लिया है और अगर एक पॉइंट हमने ये मान लिया है, तो पहले से कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा होगा ना भाई उनके बीच में। तो वो इंटरनल फोर्स है, उसको छोड़ो, वो इंटरनल फोर्स है। तो जब तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगाना स्टार्ट किया, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाना स्टार्ट किया, तो इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ये पार्टिकल इधर भाग जाना चाहिए था, लेकिन ये पार्टिकल भागता है क्या? आंसर है नहीं। लगा के देख लो, लगा के देखना एक बार। अरे रस्सी लेना ना, बांध लेना, उसके बाद खींचना। क्या रस्सी टूट जाती है क्या? तोड़ना नहीं था उसको, रस्सी को तोड़ना नहीं है ना। इस पॉइंट को देखना है, क्या ये पॉइंट आगे आती है क्या? थोड़ा सा फोर्स लगाओ तो नहीं, ये पॉइंट आगे नहीं आती है। अगर ये पॉइंट नहीं आती है, इसका मतलब कोई तो है जो इसे रोक के रख रहा है। कौन है? इसके बगल वाला, इसके बगल वाला जो मॉलिक्यूल है, इसके बगल वाला जो मॉलिक्यूल है, ये इस पर फोर्स बढ़ा देता है। पहले तो फोर्स लग ही रहा था, लेकिन एक एक्स्ट्रा फोर्स बढ़ा देता है, जो कि इसको, जिसके कारण इसको रोक के रखता है। क्योंकि हमें यहां पे क्या पढ़ना है, देखो मैं यहां बता देता हूं, यहां पे दो चीजें बहुत बार यूज होंगी। क्या कि इक्विलिब्रियम, अगर कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या है, जितना फोर्स इधर लगेगा उतना फोर्स इधर लगेगा। अगर ये F1 है तो ये
भी F1 होना पड़ेगा, तभी ये पार्टिकल क्या है, नेट फोर्स 0 रहेगा, ये पार्टिकल रुका रहेगा। अगर ये पहले से भी रुका हुआ था तो, है ना। तो अगर इधर भी F1 फोर्स लगा, इधर भी F1 फोर्स लगा तो ऐसा होगा। और दूसरा चीज हम क्या यूज करने वाले हैं स्ट्रिंग को समझने के लिए, F बराबर ma न्यूटन सेकंड लॉ, जो तुम पढ़ चुके हो, वही चीज यूज कर रहा हूं भाई, ध्यान से सुनो उधर। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो इस पॉइंट को अगर तुम देखोगे तो एक्सटर्नल फोर्स लगाया, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये वाला पार्टिकल बाहर भाग जाना चाहिए था, लेकिन ये पार्टिकल बाहर नहीं भागता है, तो इसका मतलब इसके बगल वाला स्ट्रिंग फोर्स लगा रहा होगा। तो जैसे जैसे ये फोर्स बढ़ा रहा होगा वैसे वैसे इनके बीच में भी फोर्स बढ़ रहा होगा। तो व्हाट इज दिस इज द एक्स्ट्रा जनरेटेड फोर्स। व्हाट इट इज, एक्स्ट्रा जनरेटेड फोर्स, मतलब जो उनके बीच में फोर्स लग रहा था उससे मतलब नहीं है। जब तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो उनके बीच में जो फोर्स लगने लगा, उनके बीच में जो एक्स्ट्रा फोर्स जो लगने लगा, दैट इज बेसिकली क्या, दैट इज बेसिकली एक्स्ट्रा जनरेटेड फोर्स, बेसिकली नोन एज टेंशन। ये हमारा टेंशन होगा। तो इसीलिए मैं क्या कहता हूं, मैं सीधा सीधा बोलता हूं, टेंशन इज नथिंग बट एक्स्ट्रा जनरेटेड फोर्स बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द स्ट्रिंग व्हेनेवर वी अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इज बेसिकली नोन एज टेंशन। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स आप लगाएंगे तभी टेंशन आएगा, बिना एक्सटर्नल फोर्स के टेंशन नहीं आएगा। सोच के देखो कि सोच के वही मैंने शुरुआत में ही एग्जांपल लिया, अगर तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इनके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होगा। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होगा, क्योंकि आप जानते हैं प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उनके बीच में इंटरेक्शन होगा। तो उनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो रहा होता है। लेकिन हर मॉलिक्यूल इस तरीके से इंटरेक्शन करते हैं तो नेट फोर्स 0 हो जाता है, इंटरनल फोर्स कम कट जाता है ना, कैंसल आउट हो जाता है, नलीफाई हो जाता है एक दूसरे से। अच्छा, लेकिन फोर्स तो था, लेकिन जैसे तुमने फोर्स लगाया, एक्स्ट्रा फोर्स लगाया, तो स्ट्रिंग के अंदर भी एक एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट हो गया, जो क्या चाहता है कि ये पार्टिकल आगे जो तुम खींच रहे थे उसको जाने नहीं देना चाहता है। तो ये बगल वाला पार्टिकल कहेगा मैं तुम्हारा साथी हूं, मैं तुमको लगाऊंगा, रुक जा इधर। कितना लगा रहा है, 10 न्यूटन, मैं भी 10 न्यूटन। अगर वो बगल से 20 न्यूटन कर दे तो ये भी 20 न्यूटन। अगर वो बगल से 30 न्यूटन कर दे तो इधर भी 30 न्यूटन। लेकिन अगर वो लगातार बढ़ाते जाए तो एक्सटर्नल फोर्स, तो ये भी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, लेकिन है तो मॉलिक्यूल ही। एक कंडीशन ऐसा आएगा जिस कंडीशन को वो सह नहीं सकता और स्ट्रिंग टूट जाएगी, है ना। स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो जिस टेंशन पर स्ट्रिंग टूट जाती है दैट इज बेसिकली ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्या बोला, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ of string. What is this? Maximum tension bear by string. जितना मैक्सिमम टेंशन हमारा स्ट्रिंग द्वारा सहा जाता है that is basically known as ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। इसका न्यूटन ही होगा, टेंशन का भी न्यूटन होगा, वो फोर्स ही होता है। तो फोर्स हमारा टेंशन फोर्स किस नेचर का हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का हुआ, क्योंकि जो फोर्स बढ़ेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का हमारा क्या हुआ, टेंशन हुआ। तो टेंशन का ये डेफिनेशन बना, कोई खास बात नहीं है। आइए देखते हैं आगे, थोड़ा सा और टेंशन को समझने की हम कोशिश करते हैं। तो अगर टेंशन फोर्स है तो इसके पास दो चीजें होंगी, एक क्या होगा मैग्नीट्यूड, एक क्या होगा मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या होगा डायरेक्शन, है ना। एक होगा मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या होगा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड की बातें अभी कर लेंगे, हम सीख ही जाएंगे। पहले डायरेक्शन देखते हैं कि टेंशन का डायरेक्शन कैसे लगता है ना। तो आओ एक एग्जांपल समझते हैं, कोई खास बात नहीं है, ध्यान से सुनना। जैसे मैंने मान लिया कि एक हमने फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी है 20 न्यूटन। मिटा दूं क्या इसको, बगल से मिटा देता हूं। सुनते रहो, तो 4 मिनट मुझे सुनते रहो, समझ में आ जाएगा क्या क्या चीजें हैं, है ना। एक आध दो एग्जांपल लेता हूं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ध्यान से अगर आप देखें तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई 20 न्यूटन मान लेते हैं, ऐसा लगाया मैंने 20 न्यूटन फोर्स लगाया। तो ध्यान से अगर आप देखें, अगर मैंने 20 न्यूटन फोर्स लगाया, कैसे, हाथ से मैंने फोर्स लगाया। हाथ से ही लगाओगे, कैसे लगाओगे, मान लो हाथ से लगाया बाय द एक्सटर्नल एजेंट। एक आदमी है जो फोर्स लगा रहा है इस पॉइंट पर जो फोर्स लगा रहा है, तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं ए, और इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूं बी। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो
जब तू इस पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा इस ए पॉइंट पर, स्ट्रिंग के ए पॉइंट पर, स्ट्रिंग के ए पॉइंट पे जो तूने फोर्स लगाया, कितना लगाया? 20 न्यूटन। कितना लगाया? 20 न्यूटन। तो क्या ये पार्टिकल मूव करेगा? तो आंसर है नहीं। अगर ये पार्टिकल आगे नहीं जा रहा है, अगर दो पार्टिकल के बीच में सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब ये कि इस पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा होगा, और जो फोर्स लगा होगा दैट इज बेसिकली टेंशन। तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना लगा? मान लेते हैं टेंशन टी। तो टेंशन कितना आया? टेंशन टी बराबर 20 न्यूटन। टेंशन टी बराबर 20 न्यूटन। बहुत अच्छी बात, ध्यान सुनना मेरी बात। इसी तरीके से इसके पीछे वाला जो पार्टिकल होगा, ये इसने इस पर फोर्स लगाया कैपिटल टी, तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार क्या होगा? एक्शन रिएक्शन पेयर। इसने इस पर फोर्स लगाया टी, तो ये भी इस पर फोर्स लगाया उतना ही कैपिटल टी। तब इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई भागने की इधर। तो इसके पीछे वाला क्या बोलेगा? मैं 3 पार्टिकल ले रहा हूं, होंगे तो ढेर सारे, है ना, मैं 3 पार्टिकल ले रहा हूं, एक यहां पर, एक यहां पर, एक बीच में। तो ध्यान से अगर आप देखें तो इस पर इसने फोर्स लगाया कैपिटल टी, इधर एक्शन रिएक्शन पेयर, तो ये भागने की प्रोबेबिलिटी में रहा। और अगर ये भागने लगा तो ये कहेगा मैं तुमको भागने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे और तुम्हारे बीच में सेपरेशन सेम होना चाहिए। तो इसने भी इस पर फोर्स लगाया, कितना लगाएगा? उतना ही फोर्स लगाएगा, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो ये लगाया कैपिटल टी। तो इसने इस पर फोर्स लगाया कितना? कैपिटल टी। इसने इस पर फोर्स लगाया कैपिटल टी। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, ये इस पर फोर्स लगा दिया कैपिटल टी इधर, ये इस पर फोर्स लगा दिया कैपिटल टी इधर, और ये भी इस पर फोर्स लगाया कितना? कैपिटल टी इधर। ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा कैपिटल टी इधर, और अगर ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा कैपिटल टी इधर, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा कैपिटल टी इधर, तो ये सबसे किनारे वाला पॉइंट बी पॉइंट, ये वाला क्या है तुम्हारा? बी पॉइंट, ये तुम्हारा क्या है? ए पॉइंट। ये राइट साइड भागने लगेगा, और अगर ये राइट साइड भागने लगा तो जिस पॉइंट से ये ज्वाइंट है वो पॉइंट लगाएगा इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में। मान लेते हैं सपोज F1, मान लेते हैं सपोज F1। तो इस पॉइंट पर ये रिजिड वॉल लगाएगा फोर्स, कहेगा नहीं नहीं मैं तुमको जाने नहीं दूंगा, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तो ये इधर फोर्स लगाता है F1। तो अब ये ध्यान से अगर तुम देखो, स्ट्रिंग की बातें हो गई, सुन लो फिर से ध्यान से। इस पॉइंट 20 न्यूटन लगा, इसके बगल वाले ने इस पर फोर्स लगाया कैपिटल टी रोकने के लिए, तो अगर इसने इस पर फोर्स लगाया कैपिटल टी एक्शन रिएक्शन पेयर से, ये इस पर लगाया कैपिटल टी इधर। अच्छा, इस पर तो फोर्सेस हो गए, तो ये इसकी इधर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, तो इस वाले ने इस पर फोर्स लगाया कैपिटल टी इधर, तो इसने भी इस पर फोर्स लगाया कैपिटल टी इधर, इसका भी एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया। अब अगर तुम ध्यान देखो तो इस पॉइंट को अगर तुम ध्यान देखो तो कैपिटल टी से इधर भाग रहा था, लेकिन इसके लेफ्ट साइड में तो स्ट्रिंग का कोई मॉलिक्यूल था ही नहीं, तो इसको कौन रोकता? कौन रोकेगा? ये रिजिड वॉल ही रोकेगा जिससे ये ज्वाइंट है। तो रिजिड वॉल कहेगा मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। रिजिड वॉल इस वाले बी पॉइंट पे फोर्स लगाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, मान लेते हैं F1। ध्यान से अगर तुम देखो, ये वाला फोर्स ये वाले फोर्स से कट हो गया, ये वाला फोर्स और ये वाले फोर्स से कट हो गया। पूरे सिस्टम को अगर तुम ध्यान से देखो तो टेंशन गायब हो गया, सिर्फ क्या बचा? ये इधर 20 बचा, और इधर कितना बचा? F1। तो इसका मतलब F1 मस्ट बी इक्वल टू 20 न्यूटन, क्योंकि स्ट्रिंग कहीं भी जा नहीं रहा। अरे स्ट्रिंग अगर कहीं भी नहीं जा रहा है तो टेंशन हमेशा क्या रहेगा? सेम। मतलब इस पर भी कितना लगा? 20 न्यूटन। बात समझ में आई? तो ये मैंने किस पर फोर्स दिखाया है? ये हमने स्ट्रिंग पर फोर्स दिखाया है। मैं साफ साफ अब बना देता हूं, मैं साफ साफ क्या बना रहा हूं? फोर्स ऑन स्ट्रिंग। मैं लिख रहा हूं साफ साफ, देखना ध्यान से। फोर्स ऑन स्ट्रिंग, फोर्स ऑन स्ट्रिंग। तो जो डायरेक्टली आपने फोर्स लगाया है वो तो डायरेक्टली यहां पे लग जाएगा 20 न्यूटन, मतलब एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F बराबर 20 न्यूटन। और अगर स्ट्रिंग कहीं भी नहीं जा रहा, जनरली नहीं जाता, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा विच इज इक्वल टू F बराबर 20 न्यूटन। समझ में आ रही बात? अच्छा, ये अपोजिट डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में फोर्स कौन लगा रहा होगा? ये रिजिड वॉल रोक के रख रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसके हाथ, इसका हाथ देखो ध्यान से, जिस हाथ से ये फोर्स लगा रहा होगा, तो जिस फोर्स से इस पॉइंट को खींच रहा होगा, इस वाले पॉइंट को, ए पॉइंट को, ए पॉइंट पे तो आदमी ने 20 न्यूटन इधर लगा दिया, तो ए पॉइंट भी आदमी के हाथ पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन, 20 न्यूटन। एक्शन रिएक्शन पेयर इधर से,
ये रिजिड वॉल है, ये रिजिड वॉल है। रिजिड वॉल ने इस बी पॉइंट पर फोर्स लगाया लेफ्ट साइड में, तो ये बी पॉइंट भी रिजिड वॉल को फोर्स लगाएगा इस साइड में। कितना? उतना ही, 20 न्यूटन, क्योंकि रिजिड वॉल का कोई पॉइंट बाहर निकल नहीं रहा, तो 20 न्यूटन। मतलब सब कुछ मिला जुला के इक्विलिब्रियम में है। और यहां पे जो टेंशन आया, यहां पे जो टेंशन आया, कहां पे टेंशन आया? यहां पे जो टेंशन आया, इस पे जो मैं टेंशन दिखा रहा था, ये वाला टेंशन, इस पॉइंट को इधर ऐसे ये टेंशन, इस पॉइंट को ये ऐसे ये टेंशन, तो ध्यान से अगर तुम देखो तो ये टेंशन के ही तो बराबर है, ये टेंशन के ही तो बराबर है। तो ये जो हाथ पे लगा 20 न्यूटन इधर, इस पे लगा 20 न्यूटन इधर, इस तरीके से इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। ठीक, दूसरी चीज, तो डायरेक्शन के बारे में क्या समझ में आया कि डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, या फिर ऐसे बोल सकते हो डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग, है ना। डायरेक्शन के बारे में अगर बात करें तो डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अलोंग ही लगेगा, इन सच अ वे दैट, in such a way that it tries to reduce the length. It tries to reduce the length, मतलब टेंशन इस तरीके से लगेगा कि वो हमेशा लेंथ को क्या करना चाहेगा? कम करना चाहेगा, हमेशा लिंक को क्या करना चाहेगा? कम करना चाहेगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं टेंशन को दिखाऊं तो टेंशन का डायरेक्शन किधर होगा? यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन तुम्हारा इधर अंदर की तरफ होगा कैपिटल टी, और एक्शन रिएक्शन पेयर से इधर भी कैपिटल टी रहेगा। देखो ना टेंशन का डायरेक्शन कैसा लग रहा है? इट ट्राइज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यहाँ पे देखो। लेकिन याद रखना ये जो टेंशन का जो डायरेक्शन तुम लगा रहे हो ये हमेशा क्या होगा? ये हमेशा बॉडी का होगा, जिस बॉडी से ये स्ट्रिंग बंधी है ना। असलियत में रस्सी पे फोर्स किधर आया? रस्सी पे फोर्स इधर आया, ऐसे ये रस्सी पे फोर्स है, और जो इस डायरेक्शन में जो फोर्स आया ये इस बॉडी पर है और इस बॉडी पे जिससे ये बंधी है। यहाँ पे अगर मैं ब्लॉक ले लेता तो ब्लॉक पे जो फोर्स लगता, ब्लॉक पे फोर्स इधर ही तो लगता, इस साइड में। तो ब्लॉक पे जो फोर्स लगेगा तो ब्लॉक पे फोर्स इधर लगेगा, है ना। रिजिड सपोर्ट फोर्स इधर लगेगा, तो इस साइड में जो फोर्स लगा उसी को बेसिकली हम टेंशन बोल देते हैं, क्योंकि इस साइड में फोर्स और इस साइड में फोर्स बराबर होते हैं, है ना। तो ये टी की वैल्यू ऐसे हो जाती है। तो इसकी वैल्यू हमेशा कैसे लगाना है? इट ट्राइज टू इन सच अ वे दैट इट ट्राइज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और ये याद रखिएगा, ये जो डायरेक्शन आप दिखाएंगे वो डायरेक्शन टेंशन का, स्ट्रिंग का नहीं, वो उस बॉडी का होगा जिस बॉडी को आपने ज्वाइंट किया है, जिस बॉडी को आपने ज्वाइंट किया है। अच्छा जी, आपने ज्वाइंट तो कर दिया। ध्यान से अगर आप देखें, अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि ये हमारा क्या है? एक स्ट्रिंग है, और ये हमने एक बॉडी लगा दी, मान लेते हैं m मास का, तो यहाँ पे क्या लगेगा? यहाँ पे नीचे की तरफ लगेगा mg और ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन। तो सोच के देखो ये टेंशन किस पे लगा होगा? इस ब्लॉक पे ही तो लगा होगा mg को रोकने के लिए। तो ये जो ऊपर के डायरेक्शन में जो टेंशन का डायरेक्शन है, ये ऊपर का डायरेक्शन टेंशन का डायरेक्शन है, ये जो फोर्स लग रहा है टेंशन, वो टेंशन इस बॉडी का है, वो टेंशन इस बॉडी का है। और एक्शन रिएक्शन पेयर से पूरे स्ट्रिंग को देखो तो ये कैपिटल टी, ये ऊपर की तरफ कैपिटल टी, ये वाला कैपिटल टी किसका है? ऊपर रिजिड सपोर्ट का है। तो सर रस्सी पे लगने वाला फोर्स, रस्सी से मतलब ही नहीं है, रस्सी तो मासलेस है ना, रस्सी से क्या मतलब हमको? तो रस्सी का कभी भी एंटिटी हम नहीं बनाते, हम किसका बनाते हैं? हमेशा बॉडी का बनाते हैं। तो बॉडी में फोर्स लिखने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से अगर तुम देखो तो अगर मैं बात करूं, ये m मास की बॉडी है, इस पे mg नीचे की तरफ लग रहा है, इस पे टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, ये रिजिड सपोर्ट है, ये भी नॉनसेंस है, इसका भी कोई काम नहीं होता हमको, लेकिन बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कैपिटल टी इधर। अगर स्ट्रिंग की बात करो तो स्ट्रिंग की अगर तुम बात करोगे तो स्ट्रिंग पर जो वो टेंशन फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा? उसका डायरेक्शन जस्ट उल्टा होगा, ये ऐसे और ये ऐसे, इन दोनों के ऊपर वाले पॉइंट पे क्या होगा? एक्शन रिएक्शन पेयर के कारण इधर टेंशन टी लगा ऊपर वाले ने, तो रस्सी पे किधर लगेगा? रस्सी पे ऊपर की तरफ। मतलब ये रिजिड सपोर्ट रस्सी को ऐसे ऊपर की तरफ खींच के रख रहा होगा, और ये वाला स्ट्रिंग क्या कर रहा होगा? रिजिड सपोर्ट को नीचे की तरफ खींच के रख रहा होगा। ये चीजें हो रही होंगी। तो टेंशन का डायरेक्शन रस्सी में, रस्सी का कभी नहीं बनाएंगे, रस्सी से कोई मतलब ही नहीं होता, मासलेस होता है ना।
जिसका मास होगा उसी की तो बात करेंगे, वहीं तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे। जिसका मास ही नहीं, हमने तो पहले ही मास उसका नहीं माना है ना। तो ये चीजें। अच्छा जी, ध्यान से अगर तुम देखो तो एक दूसरे तरीके से समझ सकते हो, समझते हैं लोग, आप भी समझ लो। जैसे कि मान लेते हैं यहां पे तुमको खड़ा कर दिया गया और छाता लेके खड़े हो जाओ, छाता खोल दो। कौन सा छाता? अम्ब्रेला, है ना। स्टैंड ऑन द ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग हमेशा, और ओपन योर अम्ब्रेला, हमेशा अपने छाते को खोल दो। तो जिस डायरेक्शन में आप छाता खोल रहे होगे वही टेंशन का डायरेक्शन, लेकिन याद रखना वो टेंशन का डायरेक्शन हमेशा ब्लॉक का होगा, स्ट्रिंग का नहीं, है ना। तो जिस भी रस्सी में आपको टेंशन निकालना हो तो हमेशा उस रस्सी को पकड़ के उस रस्सी के अलोंग खड़े हो जाओ, ब्लॉक पे खड़े हो जाओ। जैसे ही खड़े हो जाओगे और छाता खोल दोगे, तुम्हें उस टेंशन का डायरेक्शन पता चल जाएगा। जैसे मैं अगर बात करूं, एक मान लेते हैं पुली है, ऑब्वियसली पुली भी मासलेस ली जाती है, आपको पता होगा। नहीं पता है? बताया तुम यार पहले भी, अभी कल ही तो पढ़ा रहा था इसको। ध्यान से अगर तुम देखो तो एक ब्लॉक ये हो गया, मान लेते हैं इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इस पे खड़े हो जा। इस पे खड़े हो जाएगा तो टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा, और इस पर खड़ा हो जाएगा तो टेंशन ऊपर की तरफ लगेगा। ये चीज है, ठीक है। अच्छा जी, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज कि टेंशन एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम। टेंशन at each and every point is same if there is no friction। पहला, और मासलेस तो आपने जाना ही। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर रस्सी इतनी चिकनी है, चिकनी रस्सी लेना है, अगर आपका रस्सी जिस जगह पर रखा हुआ है, जिस हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा हुआ है, ऐसे रख दिया मान लो आपने, तो अगर ऐसे रख दिया है तो टेंशन एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम। इधर से फोर्स लगा दिया, इधर से फोर्स लगा दिया, तो टेंशन एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम इफ देयर इज नो फ्रिक्शन। क्योंकि अगर फ्रिक्शन होगा तो टेंशन बदल जाएगा। ये भी टेंशन लेके चलना है। यहां भी देखो, अगर फ्रिक्शन नहीं है पुली और हमारे स्ट्रिंग के बीच में, तो टेंशन हमेशा क्या मानना है? सेम। एक रस्सी तो एक टेंशन, मासलेस है, नो फ्रिक्शन है तो एक रस्सी तो एक टेंशन होगा। ये हमारा एक रस्सी है तो इसमें एक टेंशन होगा, इसलिए मैंने टीटी दिखाया है। इसलिए मैंने क्या क्या दिखाया है? टीटी दिखाया है। लेकिन अगर यहां पे क्या हो जाता, इफ देयर इज फ्रिक्शन, इफ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, अगर यहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट हो जाता, अगर घर्षण लगता, अगर घसीटाव होता फ्रिक्शन और रस्सी के बीच में, तो यहां टेंशन की वैल्यू क्या हो जाती? अलग अलग। यहां टेंशन T1 होता, यहां टेंशन क्या होता? T2। यहां टेंशन T1 होता, यहां टेंशन T2 होता, ठीक है। तो ये चीजें होती। लेकिन अगर सर मास वाला भी होता और फ्रिक्शन भी होता, तो अगर मास वाला भी होता और फ्रिक्शन भी होता तो दोनों साइड में क्या होता? टेंशन तो अलग होता, लेकिन इसके हर एक पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू भी अलग होती। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मास वाला रस्सी हुआ, अगर मास वाला रस्सी हुआ, जैसे ये मास वाला रस्सी है, तो मास वाला अगर रस्सी हुआ तो क्या हो जाएगा? इसके हर एक पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? अलग अलग। सर कैसे अलग अलग होगा? ध्यान से देखो, इसका छोटा सा पार्ट काटो। अगर इसका छोटा सा पार्ट काटोगे, ध्यान से अगर तुम देखो तो छोटे से पार्ट पर इधर फोर्स लगा मान लेते हैं T1, इधर फोर्स लगा मान लेते हैं T2, और ये हमारा स्ट्रिंग इधर भाग रहा था मान लेते हैं कुछ एक्सेलरेशन A से। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाओ, T1 माइनस T2 बराबर कितना हो जाएगा? m मतलब dm इंटू में A, छोटा सा मास इसका। नेट फोर्स इधर लगा, T1 पॉजिटिव T2 निगेटिव, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू छोटा सा मास इंटू में एक्सेलरेशन। अगर आप मास नहीं लेते, मास है ही नहीं, तो ये कितना होता? 0। और अगर ये 0 होता तो T1 बराबर कितना हो जाता? T2। मतलब हर एक पॉइंट पे क्या हो जाता? सेम, क्योंकि मासलेस है। लेकिन अगर मास होगा तो T1 T2 दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे अगर रस्सी चल रही होगी तो। और अगर रस्सी चल रही होगी तो T1 और T2 दोनों बराबर नहीं होंगे, और जब दोनों बराबर नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ तो अलग अलग होगा। इसलिए मास वाला है तो हर एक पॉइंट पर अलग अलग टेंशन
होगा। तो उसी तरीके से ये भी मास वाला है, ये भी मास वाला है, अगर ये भी मास वाला है, ये भी मास वाला है, यहां पे मान लो फ्रिक्शन नहीं है तो इसके हर एक पॉइंट पे टेंशन अलग अलग रहेगा और इसके हर एक पॉइंट पे टेंशन क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। लेकिन फ्रिक्शन भी है, मास भी है, तब भी वही रहेगा, है ना। लेकिन अगर मासलेस हुआ तो और फ्रिक्शनलेस हुआ तो, मासलेस हुआ और फ्रिक्शनलेस हुआ तो हर जगह टेंशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं तो टेंशन बदलेगा नहीं, मास है नहीं तो टेंशन बदलेगा नहीं। लेकिन कुछ भी अगर आ गया तो टेंशन बदल जाएगा, ठीक है। तो मासलेस है और फ्रिक्शन है तो एक साइड में टेंशन अलग, एक साइड में टेंशन अलग, और जो टेंशन होगा इसके हर एक पॉइंट पे सेम होगा क्योंकि मासलेस है। लेकिन अगर मास भी हो गया तो उसके हर एक पॉइंट पे भी टेंशन अलग हो जाएगा, इसके हर एक पॉइंट पे भी टेंशन अलग हो जाएगा, प्रॉब्लम बढ़ जाती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इतना नहीं पूछेगा कभी भी, जो मैंने पहले बताया मासलेस स्ट्रिंग वाला वही वाला पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा, है ना। तो ये चीजें होती हैं। चलो एक इंपॉर्टेंट बात और, यहीं से अपनी कहानी खत्म करते हैं। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मान लो एक रस्सी है, इस पर तुमने लगाया फोर्स 20 न्यूटन, ठीक है। फाइंड आउट द टेंशन इन स्ट्रिंग। जल्दी से 10 सेकंड तुम्हारे पास, सॉल्व करो। फाइंड आउट द टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड आउट द टेंशन इन स्ट्रिंग, व्हाट इट इज। ओ माय गॉड, 20 न्यूटन, 0 टेंशन, 0 आ जाएगा। स्ट्रिंग में टेंशन कितना आएगा, 0 आएगा। मैं शुरुआत में तुमने सुना ही नहीं, मैंने क्या बोला था, टेंशन तभी आता है जब फोर्स लगता है। फोर्स तो लग रहा है नहीं, दोनों तरफ से लगता है ना, दोनों तरफ से लगता है बेटा। जब तूने रिजिड सपोर्ट से इसको बांध दिया और फोर्स लगाया तो तूने इधर लगाया तो अल्टीमेटली इस समय इस पॉइंट पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग गया। लेकिन जब कोई रस्सी रखा हुआ है तो उसमें टेंशन लाने के लिए दोनों तरफ से फोर्स लगता है ना। तो ये एक बात याद रखना, मैं वही सिखाना चाह रहा था कि इस रस्सी में टेंशन तभी आता है जब दोनों तरफ से फोर्स लगता है। अगर मैं बोलता कि इस साइड में फोर्स 20 न्यूटन है तो बताओ टेंशन, तो आंसर है 20 न्यूटन। लेकिन अगर किसी दिन मैं ये बोल दूं, अगर किसी दिन ये बोल दूं कि हमारा फोर्स कितना है 30 न्यूटन, तो अब बताओ टेंशन कितना है ना। तो अब अगर मैं पूछूं टेंशन कितना है तो टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना है। दोनों तरफ इक्वल फोर्स होना चाहिए, जो इक्वल फोर्स दोनों तरफ होगा, जो कॉमन फोर्स दोनों तरफ होगा, वही टेंशन होगा। ध्यान से देखो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, टुकड़े टुकड़े करो भाई। इसके टुकड़े करोगे तो ये आ जाएगा 20 न्यूटन, इसके टुकड़े करोगे आ जाएगा 10 न्यूटन, 20 और 10, तो 20 और न्यूटन, 20 न्यूटन दोनों तरफ कॉमन है। अगर दोनों तरफ 20-20 न्यूटन कॉमन है तो वो टेंशन में पार्ट लेगा, मतलब वही टेंशन होगा। और 10 न्यूटन जो एक्स्ट्रा इधर बच गया वो चला रहा होगा, वो क्या कर रहा होगा, चला रहा होगा। तो जो पहला वाला क्वेश्चन था, पहले वाला जो क्वेश्चन था, मैंने 20 न्यूटन इधर लगाया, 20 न्यूटन का क्या काम है भाई, ये टेंशन तो प्रोड्यूस नहीं कर पाया, टेंशन तो 0 आया, क्योंकि कॉमन फोर्स दोनों साइड में कितना है, 0 है। कॉमन फोर्स, कॉमन फोर्स दोनों साइड कितना है, 0 है। इसका मतलब ये एक्सलेट करेगा तो कितने फोर्स से, 20 न्यूटन फोर्स। और एक्सेलरेशन कितना होगा, इनफाइनाइट। फोर्स लगा, तुमने फोर्स लगाया, लेकिन मास इनटू में एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन बराबर कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा फोर्स अपॉन में मास। मास तो इसका 0 था, एक्सेलरेशन कितना हो गया, इनफाइनाइट। एक्सेलरेशन अच्छा खासा एक्सेलरेशन है, 20 न्यूटन फोर्स है। होता ही नहीं ऐसा, स्ट्रिंग होता ही नहीं हमारी जिंदगी में, है ना। तो ये सब चीजें हैं, छोटी छोटी बातें थी जो आपसे शेयर करना चाह रहा था, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं पे खत्म करते हैं, फिर कल मिलेंगे, है ना। कल मिलेंगे तो इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।